तो भाई आज हमने पढ़ना है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाना है नेगेटिव वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला, यूनिट, पॉजिटिव वर्क और जो है वो हमारे पास जीरो वर्क, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्क डन हमारे पास होता क्या है। भाई देखो, कांस्टेंट फोर्स क्या होगी, सबसे पहले ये समझ लो। कांस्टेंट फोर्स वो होती है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट से ना ही बढ़े और ना ही कम हो, यानी उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन की फोर्स थी, 5 मिनट बाद भी देखा तो भी 5 न्यूटन की है, ना ही कम हुई ना ही ज़्यादा हुई। ये आपके पास कांस्टेंट फोर्स हो गई। चलो बात समझ आ गई। अब वर्क डन क्या होता है, आपके पास एक बॉक्स था, आपने बॉक्स के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाई। कांस्टेंट फोर्स लगाने की वजह से बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह चला गया स्ट्रेट लाइन में, तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इस चीज़ को कहा जाएगा वर्क डन। कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब देखो कांस्टेंट फोर्स समझ लो सबसे पहले क्या होती है कांस्टेंट फोर्स, ताकि आपका ना जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स आपके पास जिसकी वैल्यू जो है वो तब्दील नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर 5 न्यूटन की हमने दे दी तो 5 न्यूटन की ही रहेगी। ठीक है, नो वेरिएशन इन वैल्यू और मैग्नीट्यूड। अच्छा अब ज़रा यहाँ पर समझो कि वर्क डन कैसे हो रहा है। ये आपका बहुत ही प्यारा कोई दोस्त है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने वर्क किया, इसने जो है वो वर्क किया। कैसे वर्क किया इसने, कि यहाँ पर आपने एक बॉक्स रख दिया। अब यहाँ पर एक फोर्स लगी जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स मैं सिर्फ एफ से लिख रहा हूँ। अब जब वो यहाँ पर बॉक्स था, डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, पहले यहाँ पर था, फोर्स अप्लाई करने की वजह से इधर आ गया बॉक्स आपका, तो ये हो गया आपका वर्क डन। ये क्या हो गया, वर्क डन, यानी आपने कुछ काम किया। जैसे कि आप बोलते हो ना काम करो, यानी हरकत करो, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, बिल्कुल उसी चीज़ को हम वर्क डन कहते हैं। तो चलो बात समझ आ गई है ना, कि भाई आपने फोर्स अप्लाई की किसी चीज़ पे, फोर्स अप्लाई करने से एक चीज़ दूसरी जगह पे चली गई, तो ये आपके पास वर्क डन हो गया। अच्छा देखो, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्टेंस नहीं लेंगे, याद रखना इसमें लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डी, आप फोर्स लगाओगे, बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने दो चीज़ों की बात की, वर्क डन में दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो फोर्स और दूसरे डिस्प्लेसमेंट। तो बात समझ में आ गई, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एस डॉट एफ। क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। यहां पर लिख लो, ओबे कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है, चाहे आप एक क्वांटिटी को पहले लिखो डॉट से या बाद में लिखो, वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एफ डॉट एस इक्वल टू एस डॉट एफ के बराबर होगा, ये बात याद रखना हमेशा। चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा ले लो, या कॉस थीटा लेकर फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ले लो, एक ही बात है, जवाब सेम आएगा। अब देखो ये बात आपको मैंने लिखवा तो दी, लेकिन मैं इसको बहुत डिटेल में अभी समझाता हूँ, टेंशन ना लो। वर्क डन का आपको एक और फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, विथ एंगल। अब एंगल, विथ एंगल क्या होगा मैं ज़रा बता दूं आपको। विथ एंगल ये फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस या एफ डी लिख लो, बल्कि यहाँ पर S लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो मैं इसे S से शो कर रहा हूँ, ठीक है, DS ही लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। याद रखना अगर कहीं पे D लिखा हुआ मिले तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। मैंने यहाँ पर D लिखा है, इसको चाहो तो S बना लो, ठीक है। S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ही हम ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ही हम कवर कर रहे हैं। बुक को फॉलो कर रहा हूँ तो इसीलिए S और अप्लाई करा मैंने। आपको फोर्स पता है, ये आ गई, आपको S पता है, ये आ गया। अब एंगल कहाँ है, एंगल कहाँ है, एंगल मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। समझो आपके पास ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को, अगर ये लाइट पड़ रही होगी तो मुझे उम्मीद है नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ बना लेते हैं। समझ लो ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है।
इस बॉक्स को अगर आपने मूव कराना है तो इस पर क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अब फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, ऐसे, मतलब एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो कि किसी चीज़ को यहाँ से घसीट रहा है, ठीक है, ऐसे घसीट रहा है, थोड़ा लंबी गर्दन वाला बच्चा बन गया, ठीक है, वो इस चीज़ को ऐसे घसीट रहा है, वो बच्चा जो है किसी चीज़ को ऐसे घसीट रहा है, ऐसे घसीट रहा है, आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो एंगल बन रहा है, फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, ये हो गया आपका F, ठीक है। अच्छा, F के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक कंपोनेंट निकलेगा F परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता, याद रखना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वर्क डन आपका 0 है, ठीक है। मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला है, तो आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, और एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, एक्स कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में बनेगा फोर्स का। देखो एस लिख देता हूँ क्योंकि एस लिखा है आपका। आप किसी चीज़ को रस्सी से बांधो, खुद एक्सपेरिमेंट करके चेक करो, किसी बॉक्स को ज़्यादा भारी ना हो, थोड़ा हल्का भारी हो, रस्सी से बांधो, उसको आप यूँ खींचोगे, यानी कुछ एंगल बनेगा, ज़मीन से सरफेस के रिस्पेक्ट से एक एंगल बन रहा होगा। आप नोट करोगे कि बॉक्स आपकी तरफ आने के बजाय, मतलब ऊपर आने के बजाय घसीटता हुआ आपकी तरफ आएगा, तो यानी क्या होगा कि जो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है ना, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो मैंने 11 बनाया है, ये 11 नहीं है, ये पैरेलल बनाया है मैंने, ठीक है। एक्स कंपोनेंट चाहे तो इसको एक्स लिख लो, चाहे तो इसको एक्स लिख लो, या चाहे तो इसको वाई लिख लो, ठीक है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ कि ये वाला आपके पास जो y है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये x आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो गया। तो आपका x कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहो तो इधर ला के रख दो, ठीक है, वहां से इधर ले आओ, तो आप देखोगे कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल से भी ये बात समझ आ रही है कि एंगल यहाँ पे बनाया है तो ये वाली साइड ही आपकी परपेंडिकुलर होगी। चलो, बहुत डिटेल में बात समझ आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एंगल कैसे बना ये पता चल गया। अच्छा, एक पॉइंट लिखो कि ड्यू, थोड़ा सा आज पेन हल्का चल रहा है, ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्क डन इज 0। अब ये बात मैंने क्यों लिखी, देखो, आप जब ऑब्जेक्ट को घसीट रहे हो अपनी तरफ, तो क्या ऑब्जेक्ट हवा में जा रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वर्क का है वो कोई भी असर नहीं कर रहा, यानी वो बनी ही नहीं रहा। यानी क्यों? क्योंकि जो F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उससे कोई भी वर्क नहीं हो रहा, जो भी वर्क हो रहा है वो X कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप देखो ना, एक ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी जो है ना वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को नहीं बढ़ने दे रही। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आप देखोगे कि वो बॉक्स ज़मीन के बजाय हवा में आ जाएगा और फिर आप उसको कहीं भी घसीटो वो आपकी तरफ ही जाएगा। बात समझ आ गई? बहुत डिटेल में ले गया। मैं उम्मीद करता हूँ ज़िंदगी भर कभी भी आप वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स नहीं भूलोगे। कांस्टेंट फोर्स समझ गए ना? नो चेंज, CHANG, चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता मैग्नीट्यूड में टाइम के रिस्पेक्ट से, ये भी कह सकते हो आसान करने के लिए। अच्छा, अब हम समझते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट, SI यूनिट इसका रहता है न्यूटन मीटर। क्यों? देखो भाई, फोर्स है, न्यूटन आ गया, S है, मीटर आ गया, लेकिन आप इसको हमेशा पढ़ोगे जाउल, JOLE, जाउल। क्यों? क्योंकि न्यूटन मीटर एक और क्वांटिटी का भी यूनिट है जो आपने सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी। वो क्वांटिटी आपकी क्या थी? वो क्वांटिटी आपकी जो है वो टॉर्क थी,
ठीक है। तो अगर न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिल जाए तो आप टॉर्क की तरफ चले जाना, और जाउल लिखा हुआ मिल जाए या जूल लिखा हुआ मिल जाए तो आप वर्क पर आ जाना। चलो ये बात समझ आ गई। एक और चीज़ लिख लो जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज में, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब क्यों, ज़रा देखो इधर, ये बात आप लोग पीछे पढ़ चुके हो। भाई देखो, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों क्वांटिटी मिलकर एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी बना रही है, यानी स्केलर क्वांटिटी बना रही है। तो इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, या स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हो। ये सारी बातें तो वो थी जो लबोलुबाब था हमारे पास वर्क का। अब आ जाते हैं हम मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क भी कहा जाता है इसे, ज़ीरो वर्क और नेगेटिव वर्क पर आ जाते हैं। अच्छा, बुक में देख लेता हूँ, डेफिनेशन पढ़ देता हूँ पहले। वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट। अगर वर्क को मेजर करना है, वर्क पता करना है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेना होगा। किसका? अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स लग रही है, एंड द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का ऑफ अ बॉडी, यानी जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन याद रखना, वर्क की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होगी या फोर्स की डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं फोर्स यहाँ लगाऊं और मैं आगे की तरफ चला जाऊं, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस डब्बे पर या इस बॉक्स पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो कोई भी बता सकता है कि बॉक्स आगे ही मूव करेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कभी परेशान नहीं होगे इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना, थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है क्योंकि आज मार्कर पता नहीं लाइट क्यों चल रहा है। अब हम चलते हैं अपना दूसरी चीज़ों पे चल लेते हैं। पॉजिटिव वर्क, इसी को मैक्सिमम वर्क भी कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव वर्क या इसी को मैक्सिमम वर्क भी कहा जाता है। पॉजिटिव वर्क और मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क। अब पॉजिटिव वर्क और मैक्सिमम वर्क क्या होता है? देखो भाई, अगर एंगल से समझना चाहो ना, ये एंगल आपके पास जीरो हो, आपके पास क्या है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी ये एंगल आपके पास जीरो है। अब एंगल जीरो कब होगा? देखो यहां पर समझो, ये आपके पास बॉक्स है, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बना? देखो, पहले तो आपने फोर्स यूं ऊपर से लगाई थी, है ना, लेकिन अब आप फोर्स यूं खुद धक्का मार रहे हो जाकर। तो जब यूं धक्का मारोगे तो देखो, मेरी फोर्स की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉक्स जा रहा है। तो यानी एंगल हमारे पास जीरो बन रहा है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहां पर देखो ऐसा नहीं था, यहां पर आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे थे, यानी थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहे थे, आप यूं खींच रहे थे, खुद नजर आ रहा है कि मेरा हाथ टेढ़ा है, यानी कोई एंगल बन रहा है। लेकिन यहां पर मैं यूं सीधा धक्का दे रहा हूं किसी चीज को, तो इसीलिए यहां एंगल जीरो है। जब एंगल जीरो होगा तो आप नोट करोगे कि आपका जो F और S है, एक मिनट में जरा मार्कर तब्दील कर लूं, आपका जो F और S है cos जीरो आएगा, तो आपको जो है वो F और S पूरा मिल जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? इट इज अ पॉजिटिव वर्क, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? पॉजिटिव या मैक्सिमम वर्क, यानी सबसे ज्यादा वर्क की वैल्यू आएगी या पॉजिटिव में होगी। अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं बुक में पहले क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव या जीरो लिखा हुआ है, जिसको जीरो से ही काम करते हैं। जीरो वर्क, देखो भाई जीरो वर्क क्या होता है, मैंने बताया ना, मैंने आपको बताया, देखो डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में कवर करना चाह रहे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन, अच्छा मैं यहाँ डायग्राम भी छोटी सी बना देता हूँ कि फोर्स भी आपकी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इस डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू जीरो हो गया, यानी आपका एक पॉजिटिव वर्क हो गया। अच्छा, यहाँ छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं कि ये आपका है, ये डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट
यानी आप चाह रहे हो कि बॉक्स आगे की तरफ जाए, लेकिन आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, या तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर देखो, एंगल, ये एंगल है, कितना बना एंगल आपका? 90 का बना एंगल। अब जरा ऊपर के फॉर्मूले में डाल के चेक करो, आपको भी पता चल जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90। सब बच्चे जानते हैं कॉस 90 इक्वल टू 0। टिग्नोमेट्री में भी इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा था ना टिग्नोमेट्री यहाँ पर आपको नज़र आएगी, यानी जब मैं टिग्नोमेट्री का चैप्टर करा रहा था जब, तो ये आपके पास 0 वर्क आ गया। अब नेगेटिव वर्क देखते हैं, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। अच्छा, 0 वर्क को मिनिमम वर्क भी कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेगेटिव वर्क को दूसरा और कोई नाम नहीं देंगे हम। अच्छा, अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, ये आपके पास बॉक्स है जो कि रेक्टेंगल की साइज में बना दिया मैंने। आप चाहते हो इस तरफ जाना, आप क्या चाहते हो कि आप उस तरफ निकल जाओ, लेकिन फोर्स इस तरफ लगा दी आपने। तो देखो दोनों के दरमियान एंगल क्या बना, यहाँ पर ये एंगल बना, देख रहे हो, हाफ सर्कल कवर हो रहा है, यानी एंगल आपका 180 का आ रहा है। हाफ सर्कल जब भी कवर होता है तो एंगल आपका 180 का बनता है, पूरा सर्कल जब भी कवर होता है तो 360 का एंगल रहता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट आप उस डायरेक्शन में चाहते थे, लेकिन आपका काम उल्टी डायरेक्शन में हो गया फोर्स लगाने की वजह से। तो ज़रा लिखो क्या क्या फॉर्मूला था, एफ एस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, ठीक है। अब देखो कॉस 180 इक्वल टू नेगेटिव -1 के बराबर होता है, एफ एस -1। तो ये आपका क्या फॉर्मूला निकल कर आया, -FS। तो ये आपका नेगेटिव वर्क था, ठीक है। अच्छा, वर्क नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, परपेंडिकुलर हो, कोई भी वर्क हो, यूनिट वही रहेगा, जाउल, उसमें तब्दीली नहीं आती। तो ये था हमारा वर्क का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने 17 मिनट के अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। मैं ज़रा एक रिव्यू देख लूँ कि आपको नज़र तो आ रहा है ना जो मैंने लिखा है, हाँ नज़र आ रहा है। तो मैंने पूरी चीज़ों को बहुत डिटेल में लिखा, बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छा समझोगे। अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। वर्क का जो टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। बुक से भी पढ़ दिया, आप बुक से चाहो तो पढ़ लग सकते हो, वही चीज़ लिखी हुई है और वही बातें आपको बताई गई हैं, और वही चीज़ें मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी बना के दिखाई हैं। कुछ ना समझ में आओ तो पूछना, ज़रूर कोशिश करूँगा बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद